तो आइए आज हम लोग इस चैनल पर हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री को बिल्कुल नए तरीके से और साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल केवल समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हिस्ट्री होता क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है हमें हिस्ट्री। तो जनरल कंपटीशन में हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब, और हमें ये जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक हमको ये लगेगा नहीं कि हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, तब तक हम अच्छे से नहीं समझ सकते। देखो ऐसा है ना कि हिस्ट्री, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेकार सा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने से आपकी बुद्धि जो है वो विकसित होगी। हिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे देखो हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री हिंदी में इसे बोलते हैं इतिहास। हिंदी से ही इसका अर्थ निकालते हैं। देखिए इतिहास, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना, एक तो इति और एक हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा, हुआ होगा। ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ होगा, हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है। तो अब अच्छी बात तो यह है कि हमें हिस्ट्री पढ़ाया क्यों जाता है। देखिए हिस्ट्री को जब आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और एक मज़े की बात यह है कि आप हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप घंटे घंटों तक पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन कोई आपको बोरिंग सा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बशर्ते आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो पढ़ाने वाला है वो इसे कहानी के रूप में आपको पढ़ाता जाए। दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री की स्टडी हम करते क्यों है। हिस्ट्री की स्टडी करते क्यों है? अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला यह है कि अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। देखिए हमारे पूर्वजों में या आपके घरों में आपके दादाजी या कोई अन्य लोग ऐसे रहे होंगे जो कि अच्छी कोई कार्य किए होंगे जिनसे उनका अपने गांव में नाम हुआ होगा, आपने जाना होगा। लेकिन कुछ लोगों के पूर्वज ऐसे भी रहे होंगे कि कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो गया होगा। तो देखिए हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पूर्वज या हमारे पुराने जमाने में जो लोग ऐसे काम किए हैं जिनसे उनका नाम रोशन हुआ है, या संसार में उनका नाम हुआ है, या कुछ लोगों का भलाई हुआ है उनसे, तो वो निर्णय फिर से हम लें और उनके आदर्शों को मानकर हम चलें। जिस आधार पर, जैसे देखिए महात्मा गांधी, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा उदाहरण आप महात्मा गांधी से लीजिए। अगर महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट, उनके अवधारणाओं को अगर हम पालन करते हैं आज वर्तमान जीवन में, तो हमारा जीवन कितना अच्छे से चलेगा ना। महात्मा गांधी जैसा अगर हम बनने की कोशिश करें, आप देखें कि बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर लोग महात्मा गांधी जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन बताइए कोई अंग्रेज जो अत्याचारी थे उनके जैसा बनना चाहेगा? नहीं ना। तो इसलिए हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमें अतीत के बारे में जानकारियां मिले और अतीत में जो निर्णय लिए गए हैं जिनसे विध्वंस को बढ़ावा मिला है वो फिर से रिपीट ना हो, और जो निर्णय सृजनात्मक है यानी कि नए सृजन किए हैं, यानी कि नए चीजों का विकास किया है, वो निर्णय फिर से लिए जाएं। यह हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य यह है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना। हमारे पूर्वजों की सभ्यता कैसी थी, हमारे पूर्वजों की संस्कृति कैसी थी, अगर वो अच्छी थी तो उनको हम लोग अपनाएं और बुरी थी तो उनको हम जानकर और फिर से वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो इसे एक बार आप शॉर्ट में मैं लिखवा रहा हूं, नोट डाउन करिए। देखिए हिस्ट्री में केवल क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट हम आपको बताएंगे जिनसे आपको मन लगेगा, और यही नहीं आपके बुद्धि का विकास भी होगा। केवल क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो सबसे पहली चीज तो आपने जान लिया कि हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा ही और ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखिए। सबसे पहली चीज लिखिएगा कि आखिर हिस्ट्री जो है उसकी स्टडी, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल बनना चाहिए, इसकी स्टडी हम क्यों करें। मेन पॉइंट ये है ना कि आखिर जब तक आपके दिमाग में आएगा नहीं कि हम इसकी स्टडी क्यों करें, तो ये बात बनेगी नहीं। तो यहाँ देखिए आखिर हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करें। तो सबसे पहली चीज है कि अपने अतीत के बारे में जानने के लिए।
अपने पास्ट के बारे में जो है कि जानने के लिए, अपने पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अतीत या पास्ट में कुछ विध्वंसनात्मक निर्णय लिए गए हैं और कुछ सृजनात्मक निर्णय लिए गए। आपको पता है ना कि भविष्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे हानि हुई है, और भविष्य में बहुत सारी ऐसे भी घटनाएं हुई है जो कि अच्छाई हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिनसे विध्वंस को बढ़ावा मिला है, तो वो डिसीजन हम ना लें, ठीक है। और जो सृजनात्मक निर्णय है ना, वो डिसीजन हम लोग लें, ठीक है ना। अच्छा बनना तो आप लोग भी चाहोगे, तो इसलिए जो विध्वंसनात्मक निर्णय है वो हम लोग ना लें, और जो सृजनात्मक निर्णय है वो हम लोग लें। दूसरी कारण तो ये हो गया। तीसरी कारण ये है कि अपने पास्ट के क्या कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, समझे, अपने पास्ट के कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ें। तो हमको नहीं लगता कि आपको ये सारी चीजें जानने के बाद आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि देखिए, बोरिंग नहीं होता कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो क्या देखें कि हिस्ट्री की स्टडी क्यों करें, अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए। आप जानोगे ना, अतीत यानी कि पास्ट में जो भी विध्वंसनात्मक निर्णय लिए गए हैं वो रिपीट ना हो, और जो सृजनात्मक निर्णय लिए गए हैं, जो सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, वो हम रिपीट करेंगे। अपने पास्ट के कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए हमारे घर से जो भी माताएं बहनें हैं वो अपना चेहरा ढककर निकले, ये सारी चीजें हम अपने पास्ट से सीख कर आए हैं, और यही हमारी सभ्यता है, ठीक है ना। तो क्या आप इसे जानना नहीं चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल मजा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। ये आगे देखते हैं। अब हम लोग करेंगे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। देखिए, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करने या वर्गीकरण करने का मतलब ये है कि हम उसे अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं जिसे हमें स्टडी करना इजी हो जाए, है ना। स्टडी इजी करने के लिए हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि देखो, अगर कोई भी काम है ना, ज्यादा है, ठीक है, अगर आपको कहे कि आप एक दिन में करो, कितना कठिन लगेगा ना। लेकिन उसी काम को अगर हम पार्ट वाइज बांट दें और आपसे थोड़ा थोड़ा करवाएं तो कितना अच्छा लगेगा ना। इसीलिए हम लोग इसका भी वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। मेजर हिस्ट्री को हम लोग जो है ना 3 पार्ट्स में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। यहां देखो, हिस्ट्री को बांटने का जो सोर्स है वो क्या है, देखना, जो स्रोत है वो क्या क्या है। हिस्टोरिकल एविडेंस यानी कि ऐतिहासिक स्रोत, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, और लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है। क्या है हिस्टोरिकल सोर्स, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत हो गया आपका, यहाँ पे हो गया लिपि, और ये आपका हो गया साहित्य,
इन तीन चीजों का सोर्स लेकर हम बांट रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्री हिस्ट्री, यानी इसको बोलते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आद्य इतिहास, और एक आपका होता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। ठीक है ना। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप लोग जो YouTube चैनल पर वीडियो देखते हैं तो आप राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। होता क्या है कि टीचर्स आपको पूरे भर भर के छपवा देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है कि सफलता वो किताब में लिखी हुई ज्ञान और आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं और कॉपी में जो लिख रहे हैं वो ज्ञान काम में नहीं आएगा। डायरेक्ट समझिए, ठीक है। जो बातें मैं आपको बताऊं अगर आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो गई तो उसी समय याद हो जाएंगी और एग्जाम में वही काम आएगा। आप पूरे भर भर के बोर्ड पर लिख रहे हैं, कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं आएगा। आप चूंकि याद नहीं कर पाओगे उतना, और जितना क्लास में आप टीचर से समझ जाओगे ना वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिट होगा और वो आपको बेहद हेल्प करेगा और हमेशा हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग राइटिंग वाइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा और ज़्यादा लिखने पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा। लिखने के लिए नोट्स मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ से लिखिए, लेकिन यहाँ केवल समझिए। देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि बेस बनाया जाता है आपको हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि आप देखते हैं ना कि कुछ बर्तन मिल गए, कुछ मिल गए, जगह होगा, यानी कि कुछ भी मिल जाए, खुदाई उदाई के दौरान मिलता है, तो वो है ऐतिहासिक स्रोत। लिपि यानी कि कुछ लिखा हुआ मिल गया। साहित्य यानी कि कुछ किताबें मिल गई। और ये राइटिंग यानी कि किताबें किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, कैसी लिखी गई है, कौन से अक्षर है, वो स्क्रिप्ट में आ जाता है। तो देखो, पूरी जो प्री हिस्ट्री है और प्रोटो हिस्ट्री है उसमें केवल और केवल हमें क्या मिलेंगे, हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेंगे, केवल और केवल। ठीक है, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो यहां हमको हिस्टोरिकल एविडेंस तो मिलेगा ही, स्क्रिप्ट भी मिलेगा, और जब स्क्रिप्ट मिलेगा तो लिटरेचर भी मिलेगा। ये समझ आया। यहाँ तो आपको केवल हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेंगे, यानी कि वही खुदाई के दौरान पत्थर मिली, मूर्तियाँ मिली, ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी होंगी, यानी कि जब लिखने की कला आ जाएगी तो आपके पास लिटरेचर यानी कि साहित्य भी लिखा भी जाएगा। तो यहाँ से मेन हिस्ट्री चालू होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्राक ऐतिहास और आद्य इतिहास, यानी कि इंग्लिश में आसान रहता है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं वो केवल उन पर अनुमान लगाया गया है और उस आधार पर कहा गया है कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वो कोई लिखा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर बदलता रहता है, नई शोध हो जाती है, नई खोज हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं बदलता होगा। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो एग्जैक्ट डाटा है, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कुछ बदल जाती है, कुछ नई साइट्स मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंस है और यहाँ पर आपके स्क्रिप्ट और लिटरेचर डेवलप हो चुके हैं। तो इसके बाद जो कोई है कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, ये सारी जानकारी आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो केवल समझना है, एग्जाम के लिए इसके आगे चालू होगा। ये अगर बेस नहीं बनाओगे तो फिर आगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बचा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में केवल हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपके हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, स्क्रिप्ट भी है और लिटरेचर भी है। ठीक है ना। तो ये एक बार नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा कि जब ये फेज हम पढ़ा रहे हैं उस समय जीवन कैसा रहा होगा। आइए समझिए।
हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री को, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल को। ये 26 लाख बीसी से लेकर और 3000 बीसी का पीरियड है। बीसी आप समझ लीजिए क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले के हम जितने भी समय है उसको कहते हैं बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने जो समय आते हैं उसको कहते हैं एडी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको ईसवी, और इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो समझिए, ईसा मसीह के 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का ये पीरियड है प्री हिस्ट्री। इसके केवल हमें हिस्टोरिकल एविडेंस प्राप्त हैं, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, स्मारक। यहाँ इस समय ना कोई स्क्रिप्ट था, यानी कि ना ही कोई लिपि थी, और जब लिपि ही नहीं थी तो लिटरेचर का कोई तो सवाल होता ही नहीं। देखिए, इस समय जो मनुष्य के सर्वाइवल का आधार था वो केवल था स्टोन, इसलिए हम इस काल को कहते हैं स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पुरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल यानी कि मेजोलिथिक, और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक। पुरा पाषाण काल वह फेज है 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। इस समय जो ऐसा था कि पूरे पृथ्वी पर बर्फ भरा हुआ था, यानी कि आइस इरा, यानी कि केवल बर्फ भरा हुआ था पूरे पृथ्वी पर। और इस समय का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था। बर्फ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर गुफा के अंदर लोग रहते हैं सुरक्षित रहने के लिए। तो उस समय का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था। और ये मनुष्य कैसा था? शिकारी था, यानी कि कोई भी जानवरों की हत्या करता था और उसका कच्चा मांस खाता था। तो समझ रहे हैं ना कितना कठिन जीवन रहा होगा जब पूरे पृथ्वी पर बर्फ भरा था। पूरे पृथ्वी पर बर्फ भरा था, उस समय मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था और शिकारी था। उस समय केवल इसका एक ही काम था, शिकार करना और खाना, कैसे भी जीवन यापन करना, और खाद्य संग्राहक था। इसलिए क्योंकि देखो आइस सीरा था, यानी कि माइनस में तापमान रहा होगा, बर्फ रहा होगा, तो जानवरों को मारकर क्या करता था? रख देता था और उसी को खाते रहता था। जब इतनी ठंडी है तो मांस खराब तो होगी ही नहीं। कबों का मांस मार दिया और उसे रख दिया और मांस खराब होना ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर पूरा ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है, पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो खाद्य संग्राहक था, यानी कि फूड कलेक्टर था। और इसी के ही काल के जो मनुष्य थे उसने पत्थरों से पत्थरों को टकराकर और आग का प्रयोग किया। आग का मतलब निर्माण किया, ठीक है ना। तो आग का निर्माण परीक्षाओं में पूछा जाता है किस काल में? पूरा पाषाण काल, यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड में, जो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का पीरियड है। फिर एक बार आप समझिए, पूरा पाषाण काल वह फेज था जब पूरे पृथ्वी पर बर्फ भरा हुआ था, और उस समय मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं के अंदर रहता था, केव के अंदर रहता था। और उस समय का मनुष्य कैसा था? शिकारी था, ठीक है ना। शिकारी था यानी कि जानवरों को मारता था और उसका कच्चा मांस खाता था। खाद्य संग्राहक यानी कि जानवरों को मार दिया, थोड़ा सा खाया और रख दिया। और पूरे पृथ्वी पर चूंकि बर्फ है, ठंडा तापमान है, तो जो है कि मांस खराब होगा ही नहीं, तो आराम से खाते रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि मनुष्य शिकार करते करते घूमता रहा था, तो कहीं पत्थरों से पत्थर टकराकर आग लग गई थी और कुछ जानवर वहां पर जल गए थे। जब उसको ये मनुष्य खाया तो उसका जो मांस था और स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने क्या किया कि चमकीले पत्थरों से रगड़ रगड़ कर आग का इस्तेमाल किया। उसके बाद से ये पका हुआ मांस खाने लगे, पहले कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के ही लोगों ने फायर का आविष्कार किया था, यानी कि आग का आविष्कार किया था। उसके बाद 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ये पूरे पृथ्वी पर ये जो काल रहा, ये ट्रांजिशन फेज रहा, यानी कि बर्फ पिघल रही थी और क्लाइमेट चेंज हो रहा था। और बर्फ पिघली, उसके बाद सारे ग्लेशियर पिघले और इससे नदियों का निर्माण हुआ। और जब नदियों का निर्माण हुआ तो प्लेन का भी निर्माण हुआ, यानी कि समतल, यानी कि मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक का पूरे पृथ्वी पर क्या चला? ट्रांजिशन फेज चला और क्लाइमेट चेंज का माहौल रहा। और क्लाइमेट चेंज से क्या हुई कि ग्लेशियर पिघले और जाकर नदियों का निर्माण हुआ, और वही नदियों ने मिट्टी बहाकर लाया और मैदान का निर्माण कर दिया। उसके बाद ये काल वहां पर खत्म हो जाता है और 6,000 बीसी से लेकर के जो 3,000 बीसी तक का काल आता है, पीरियड आता है, उसमें जब मैदान तो बन गए थे इसमें, तो उसके बाद ये जो मानव था वो एग्रीकल्चर
स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को करना स्टार्ट किया, और उसके बाद कृषि के बाद पशुपालन। जब कृषि हुआ तो पशुओं को पालना, और सबसे पहला जो पशु है वो कुत्ता को पालतू इसलिए बनाया था कि जो क्या था कि शिकार को ये आराम से ढूंढ ले और अपने पास रखता था कुत्ते को, ठीक है। तो सबसे पहला पशु किसको आपका पालतू बनाया था? कुत्ते को। और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद देखो जब एग्रीकल्चर का मतलब अनाज का उत्पादन होने लगा तो क्या किए कि खेतों में फसल लगाते थे ये लोग। तो इसलिए पहले ये लोग कहीं कहीं रहते थे, लेकिन फसल जब बोने लगे तो इन्होंने अपना अस्थाई निवास बना लिया खेतों के पास। तो परमानेंट रेसिडेंस यहीं से आया। पहले वो घुमंतु था, लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो क्या होगा? एक परमानेंट रेसिडेंस होगा उसका, उसी खेत के पास घर होगा, और जब घर होगा और अनाज होगा और चूंकि ये नदियां सारे मिट्टियों को बहा बहा कर लाई थी तो और मैदान का निर्माण की थी, तो हुआ क्या था कि बहुत सारा उत्पादन होता था। अब जब बहुत सारा उत्पादन होगा तो खेत से क्या करेगा कि मनुष्य कहाँ ले जाएगा? अपने अनाज को अपने घर ले जाएगा। तो उसीलिए उन लोगों ने पहिए का आविष्कार कर दिया। तो पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन कब आया? नवपाषाण काल में। एग्रीकल्चर कब आया? नवपाषाण काल में। तो अभी तक तो आप इन चीजों को रट रहे थे ना, लेकिन अब आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि सारी घटनाएं क्रम से ही तो हुई है, आपको रटना नहीं है। सबसे पहले आग का आविष्कार हो गया, पुरापाषाण काल में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कृषि का आविष्कार, आपका पशुपालन कब से स्टार्ट किया, किस काल में, पहिए का कब हुआ। तो आपने सारा कॉन्सेप्ट से समझा ना कि क्या होता है। तो हमारे पढ़ाने और लोगों से पढ़ने में आपको यही अंतर मिलेगा। हम जो भी चीज़ें बताएंगे वो लाइन से होगी, क्रम से होगी, और वो ऑथेंटिक रीजन होगा उसका कि क्यों ऐसा हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि 10,000 बीसी से लेकर जो 6,000 बीसी का पीरियड है उसमें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर क्या हो रहा था? क्लाइमेट चेंज चल रहा था। अब क्लाइमेट चेंज चल रहा था, सारे जो बर्फ थे वो पिघल रहे थे, नदियों का निर्माण हो रहा था, मैदानों का निर्माण हो रहा था। उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई तब आपका जो मानव है वो एग्रीकल्चर करने लगा, पशुपालन करने लगा, पहिए का आविष्कार कर लिया, परमानेंट रेसिडेंस बनाकर रहने लगा। यानी कि पहले से डेवलपमेंट आप देखें तो होता रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑथेंटिक रीजन होता है। आपको ऐसे हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी इन सारी चीज़ों को अगले क्लास में हम इन डिटेल यानी कि डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, देखो अच्छा तो आपको लग रहा होगा, औरों से अलग है ये, हम लंबी लंबी परिभाषाएं आपको नहीं लिखवाएंगे, और जो भी पढ़ाएंगे ऐसे समझाते जाएंगे। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल वॉरियर्स क्लासेस को शेयर करिए। इस वीडियो को हर आपके जो भी आस पड़ोस आपके रिश्तेदार है, जो फ्रेंड है, आप वहाँ इसे बताइए कि यहाँ पर ऐसे पढ़ाया जा रहा है। आपको नोट्स भी इसके मैं अभी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जाइए, आपको इसको नोट्स मिलेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपको ये सारी चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आराम से अपने घर पर बैठ के पढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ ही लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी अगले चैनल में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।